मुर्दैया के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अंधविश्वासी होने के बावजूद भी डॉक्टर तुलसीराम जी के घर वाले उनकी दादी को हिंगुहारे के कहने पर अस्पताल ले जाते हैं और वहां पर उनकी दादी ठीक होने लगती है। और जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि वे अब मर जाएंगे और कफन का इंतजाम करना है, तो अचानक चमत्कारिक तरीके से वह उनकी तबीयत सुधरने लगती है और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद उनकी दादी का दोबारा विक्टोरिया के सिक्के गिनने का सिलसिला और उसे गणने का जारी हो जाता है। उसके अलावा हमने जाना कि किस प्रकार जो बंकिया डोम था वे बिना न्योते के लोगों के जीवन मरण के मौकों पर पहुंच जाया करता था और अपना जो वाद्य यंत्र था उसको बजाया करता था। यदि किसी ने उसको भोजन देकर उस बेगार के बदले में, ध्यान रहे, उस बेगार के बदले में मनचाहा भोजन कराकर प्रसन्न कर दिया तो वह उसे रातों रात सब जगह प्रचारित कर दिया करता था। और यदि किसी ने उसको भोजन देने में भी आनाकानी करी तो वह कैसे उसे रातों रात सभी लोगों के नफरत का पात्र बना दिया करता था। तो अब यहां से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। आइए आगे पढ़ते हैं। उस हिंगुहारा की तरह कई अन्य भी वैसे हमारे गांव में आते थे, जैसे पटहारा जो शीशे, कंघी, सुई, डोरा, टिकुली तथा मिस्सी बेचने आता, चूड़ीहारा जो चूड़ियां बेचता और कपड़हारा जो कपड़े बेचने आता। वैसे तो आजकल चूड़ियां बेचने वाले आते नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने बचपन की स्मृतियों में यदि मैं लौटूं तो मुझे याद है चूड़ी बेचने वाले भी आया करते थे और कश्मीरी शॉल बेचने वाले तो अभी भी आते हैं। गली मोहल्लों की औरतें उनसे सौदा करती हैं, लेती हैं और अगले साल भी कुछ अच्छा लाने के लिए बोलती हैं। ये सभी कुछ ना कुछ अजीब स्वरों में गाते हुए ही घर घुमनी करते हुए अपना सामान बेचते थे। सभी का अपना अपना एक व्यापारिक संगीत था। यहाँ तक कि कभी कभी जादूगर आता, वह भी अपना डमरू बजाते हुए संगीतमय वार्ताओं में जादू के करतब दिखाता। उसके बंदर बंदरिया के साथ मदारी वाला भी वैसा ही करता और जब कभी बाइस्कोप वाला आता वह गा गा कर सारी दुनिया ही दिखा देता था। और जब बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता, मारे गुंडन के नजरिया गोरिया हबड़ा पुलवा पर ठड़ी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। ये बाइस्कोप वगैरह के खेल मैं समझती हूँ जो 40 या उससे ऊपर के लोग हैं उन्होंने अपने, चाहे वे गांव में रह रहे हों या शहरों में रह रहे हों, उनकी स्मृति पटल पर ये बाइस्कोप देखना जरूर होगा, क्योंकि मेरी भी स्मृति पटल पर है। जबकि मेरी पैदाइश, परवरिश, सब कुछ, एजुकेशन भी दिल्ली की है, उसके बावजूद मैं कनेक्ट कर पा रही हूं इन सब चीजों से। एक खास बात यह थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों से सामान खरीद लिया जाता तथा जादू, तमाशा या बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी, पैसा देकर कुछ खरीदना बड़ा मुश्किल कर देता था, इसीलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता था। घर में ढिबरी जलाने के लिए मिट्टी के तेल से लेकर मिर्च मसाला तक अनाज देकर ही खरीदा जाता था। परिणाम स्वरूप अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों की चक्रीय कमी हमेशा बनी ही रहती थी। खास करके बरसात के दिनों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। शुरू शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता तो उसके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते थे। यहाँ पर यदि जूठन के प्रसंग में इसको देखा जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि बरसात के जीवन नारकीय जीवन से कम ना थे। साहित्य में तो नर्क की सिर्फ कल्पना है, जबकि हमने वो नर्क वास्तविकता में भोगा है, जो कि सही बात थी। लेकिन यहाँ पर तुलसीराम जी की मुर्दैया में एक खास बात है। वे वेदना का तो जिक्र करते हैं लेकिन उसको बहुत ज्यादा खींचकर लंबा चौड़ा नहीं बनाते हैं। उस वेदना में भी जो हल ढूंढे जाते हैं ना, उनका फोकस मुर्दैया में उन्हीं चीजों पर है कि फांकों पर तो सभी लोग रह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन फांकों से उबरने के लिए क्या क्या उपाय आजमाए जा रहे थे, ये उस चीज को फोकस करती है। जिजीविषा जिसे कहते हैं ना, एक मजबूत जिजीविषा जीने की, उसकी ओर इशारा करती है। आगे का विवरण उसी बाबत है, सुनिए।
शुरू शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता तो उसके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते थे। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते तथा उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर लाते। मैं भी अन्य बच्चों के साथ टिन की बाल्टी तथा झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार मार कर बाल्टी भर जाने पर उन्हें घर ले आता। इन चूहों को पहले घर के लोग इकट्ठा रहट्ठा यानी अरहर के डंठल जलाकर उस पर खूब सेंकते थे। इस तरह चूहों के बिल्कुल जल जाते थे, बिल्कुल जल जाते थे। इसके बाद उन्हें साफ करके बोटी बोटी कर दिया जाता, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाकर खाया जाता। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता था। मेरे लिए ये पढ़ के थोड़ा अटपटी सी फीलिंग हो रही है कि चूहे का मांस खाना और इसका इतना लजीज तरीके से जिक्र करना, ये मेरी सोच से परे है। उन बरसाती कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते सभी दलित दाल सब्जी के बदले उन्हीं पर गुजारा करते थे। बरसाती मछलियां भी उस गरीबी में बड़ी राहत पहुंचाती थी, किंतु वे कुछ देर से नदी नालों में उपलब्ध होती थी। जहां तक चूहों का सवाल है, वे जौ और गेहूं की बालियां अक्सर काटकर खेतों में ही अपनी गहरी गहरी बिलों में ढेर सारा जमा कर लेते थे। गांव में मेरे जैसे बच्चे उन बिलों को खोद कर उनसे बालियां निकाल लेते। एक एक बिल से 1 किलो से लेकर 2 किलो तक अनाज निकल जाता था। चूहों के बिल से निकली हुई बालियों को मुसक्किल कहा जाता था। इन्हें बेचकर हम लोग कौड़ियां खरीदकर चिब्बी एक तरह का जुआ खेलते थे। इमली का चिया अर्थात बीज भी खरीदी जाती थी, जो जुए के ही काम आती थी। बरसात में एक बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो जाती कि लगातार पानी बरसने से सबकी झोपड़ियों या खपरेल के घरों की बड़ेरों या छज्जों से उनकी जगहों पर पानी चूने लगता था। रात भर लोग एक पतीली इधर एक पतीली उधर तो दूसरा उधर, कहीं लोटा, किसी तरफ से कोई थाली तो कहीं और रहकर टपकते हुए पानी को भरसक घरों से बाहर फेंकने की कोशिश किया करते थे। प्रकृति की ये करतूत उस गरीबी में भिगो भिगो कर मारती थी। इसका पूरा विवरण, पूरा ब्यौरा, लेखा जोखा हमने जूठन में भी पढ़ा था कि किस प्रकार सुबह तक होते होते अगर बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती थी तो घरों की छत तक ढह जाया करती थी। छत तो वैसे होती नहीं थी, झाड़ फूस की होती थी, दीवारें ढह जाया करती थी और अक्सर उसके नीचे दबकर लोग भी कभी कभी मर जाया करते थे। यह सब बड़ा बुरा तथा उबाऊ लगता था। लोग दिन के समय अपने घरों के ऊपर चढ़कर कोई थपुआ इधर सरकाते तो कोई उधर, फिर भी टपकने की समस्या पूर्ण रूप से दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जाड़े के दिन खाने पीने के मामले में धान की फसल तथा गन्ना तैयार होने से काफी हितकारी होती थी, किंतु रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। हमारे लिए अपने घर के कंफर्ट में एसी में बैठकर ब्लोअर्स में सोने, सर्दियों में ब्लोअर्स का इस्तेमाल करने वाले दलितों को ये सब कुछ सोचना बहुत काल्पनिक लग सकता है कि एक भी रजाई या कंबल ना होना घर के अंदर। वैसे भी घर में कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते, वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते। ओढ़ने का कोई इंतजाम न होने से गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। उसके बाद मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते थे, फिर स्वयं सोकर अपने ऊपर भी वैसा ही कर लेते। जाड़े में ऐसी दुर्दशा पर सवेरा होते ही दलित बच्चे धूप में बैठकर गाते, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा ओढ़त लुगरी बिछावत लेवा। जाड़ा भगाने के लिए हम सभी बच्चे एक और गाना गाते, दौ दौ धाम करा सुगवा सलाम करा तोहरे बलकनवा के जड़वत हो। इस तरह हमारे जाड़े की रातें कट जाती। वे दिन आज भी जब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दों सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल
ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं रहे, बल्कि रात भर अपनी अपनी चिताओं के जलने का इंतजार कर रहे हूं। तो इस विवरण से पता चलता है कि मुर्दैया कितनी गहराई तक डॉक्टर तुलसीराम जी के अंदर बैठा हुआ था। अपनी लेखकीय भूमिका में भी वे इस बात का जिक्र करते हैं कि गांव के किसी भी व्यक्ति की यदि जीवनी लिखी जाए तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होगा। तो अब समझ में आता है कि क्यों वे इस तरह की बात करते हैं। और साथ ही साथ वे ये भी जिक्र करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा दुख भोगने वाले वे अकेले हैं, उस पूरे क्षेत्र के सभी दलितों की यही हालत है। और अमीर गरीब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सभी दरिद्रता लिए हुए पैदा होते हैं और दरिद्र माहौल के बीच में ही पैदा होते हैं। तो ये कहानी मुर्दैया जो है, तुलसीराम जी की आत्मकथा, ये उससे आगे के वर्णन को प्रस्तुत करती है, जिस वर्णन की अक्करमाशी या जूठन जैसी आत्मकथाओं को हम पढ़ते हैं। ये बताती है कि सिर्फ भोगने वाले ये अकेले नहीं हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र ही उससे प्रभावित है और बहुत गहरे तक मुर्दैया सबके अंदर बैठा हुआ है। जगह जगह पर उनके दिए गए विवरण भी इसी बात का सबूत पेश करते हैं। चाहे जो भी हो, उन दारुण दिनों में भी ग्रामीण जीवन के हर अंग में व्याप्त संगीतीय ध्वनि, चाहे वह उस हिंगुहारे या पटहारे या चूड़ी हारे की हो, या फिर उस जोगी बाबाओं की सारंगी या तुकबंदियों की, या कि उस तूरमची बंकिया डोम के युद्ध उन्मादी सिंघे की, इन सब के सहारे हंसते हुए दरिद्रता की धज्जियां उड़ाने में हमें बड़ी राहत की अनुभूति होती थी। मतलब इतनी दरिद्रता में भी जो छोटे छोटे पल होते थे खुशियों के, हंसने के, उन्हें ये लोग किस तरह बटोरा करते थे। मुर्दैया में इन सब चीजों का खास तौर पर जिक्र है। वेदना तो इसमें है ही, लेकिन उसके साथ साथ आसपास के जो छोटे छोटे पल हैं, जिन्हें हम अमूमन इग्नोर करके अपने दुख को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, इस आत्मकथा में उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। इसी दौरान हमारे घर वालों की उस युगांतकारी मनोकामना के साकार होने का अवसर तब प्रस्तुत हुआ जब खाकी टोपी और वर्दी पहने, घुंघरू से लिपटे, भाले वाली लाठी को जमीन पर पटकते हुए अंग्रेजों के जमाने वाला डाकिया चिरैया कोट थाने के विभिन्न गांवों की डाक लेकर हमारे दलित बस्ती में बड़े रुतबे के साथ दाखिल हुआ। इसका जिक्र आप प्रेमचंद जी की कजाकी कहानी में भी डाकिये का बहुत बढ़िया तरीके से जिक्र है कि कैसे वो लोग घुंघरू जो है बांध लिया करते थे अपनी लाठी के निचले छोर में, और ठक 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 करके उसको बजाकर लोगों को बताते थे कि डाकिया आ गया है। और राजेश खन्ना जी के ऊपर पिक्चराइज गाना, ये वर्णन पढ़ते मुझे सबसे पहला जो ध्यान आया वो यही था, डाकिया डाक लाया। लेकिन उसमें वो साइकिल पर आते हैं, कजाकी वाली फीलिंग उनमें नहीं होती। उसे देखकर बच्चे अक्सर पुलिस समझ के डर के मारे घर में छिप जाते थे। उस दिन वह हमेशा की तरह जोर की हाँक लगाते हुए चिल्लाया, सुभगिया कौन है? चिट्ठी आई है। दलित बस्ती के में चिट्ठी किसी की भी हो, वह हमेशा चौधरी का घर होने के नाते हमारे घर में रखकर चला जाता था। मेरे वही अति गुस्सैल नग्गर चाचा ने उस चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के लिए कहने से पहले मुझसे कहा, तनी पढ़ी के देखता रे, पढ़ी सकत हुए के ना। ये घटना सन 1957 की है, जाड़ों की, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने धीरे धीरे पोस्ट कार्ड पर लिखी आधी चिट्ठी पढ़ दी। ये पहला अवसर था जब वे मुझसे बेहद प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़े स्वयं सुभगिया के घर की तरफ चल पड़े। उससे पहले का जिक्र है कि किस प्रकार परिवार में इनका शोषण होता है काना हो जाने के कारण, और सबसे ज्यादा जो शोषण करते थे वे यही नग्गर चाचा उनके किया करते थे। लेकिन आज वे खुश हैं क्योंकि उनका जो मनोरथ था वो पूर्ण हो गया परिवार का, कि चिट्ठी पढ़ने लायक शिक्षा इनको मिल जाए। रास्ते में जो भी मिलता उससे वे बोल पड़ते, हये अब चिट्ठियां पढ़ लेता हो। सुभगिया हमारी बिरादरी बस्ती में रहने वाली जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। वे बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना बिसाराम नाम के एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ता के
सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाले ठेला रिक्शा को खींचता था। उस ठेले को बंगाल में टाना रिक्शा कहते थे, या कहते हैं, ये लिखा है, अभी भी शायद कहते हैं। इस तरह इधर से उधर टाना रिक्शा में यात्रियों को बिठाकर दौड़ते हुए गंतव्य स्थल पर पहुंचाया करता था। वह बिसराम गांव के कुछ अन्य मजदूरों के साथ कलकत्ता के श्याम बाजार नामक मोहल्ले में किराए की एक बाड़ी में रहते थे, जिसे वे लोग बासा भी कहते थे। वहीं से वे चिट्ठी आई थी। नग्गर चाचा ने चिट्ठी सौंपते हुए सुभगिया के पिता जलंधर से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यही से पढ़वाई लिहा, ई पढ़ी लेला। ये कहकर नग्गर चाचा चले गए। उसके बाद थोड़ा सा कुचाती हुई सुभगिया मुझे अलग ले जाकर धीरे से बोली, उभर चली की चिट्ठिया पढ़ता बाबू। उसकी झोपड़ी के पिछवाड़े एक बड़ा नीम का पेड़ तथा उससे सटी घनी बंसवार थी। वहीं वे मुझे ले गए और चिट्ठी पढ़ने के लिए कहा। उसके नाम से आई ये पहली चिट्ठी पूरी पढ़ी जाने के बाद उसके लिए एक दुर्दांत दुखांत और मेरे लिए एक आपदा सिद्ध हुई। इसके बाद वे काफी रोचक वर्णन करते हैं व्यंग्यात्मक शैली में, उसे सुनिए। गनीमत थी कि ये दुखांत आपदा कुछ घंटों में ही सिमट गई, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। हुआ ये कि चिट्ठी कलकत्ते से आने वाली किसी भी अन्य चिट्ठी की ही तरह एक ही जैसे वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई थी। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री सोस्ती सुर्फ उपमा जोग खत लिखा बिसराम राव, हलदार बाबू की बाड़ी श्याम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीजों की चाहत के बारे में लिखकर बैरन चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी। किंतु चिट्ठी के अंतिम दो पंक्तियां सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल ही डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जलंधर बिटिया बिटिया कहते हुए दौड़े पड़े। वहां भीड़ जमा हो गई। न मैं कुछ बता पा रहा था, न रोने के कारण कुछ सुभगिया ही बता पा रही थी। कई औरतें मेरे हाथ से चिट्ठी देखकर ताना मारने लगी, हई बड़का पड़ैता भइल हवा, ना जाने कपड़ी देहिल हऊ, वो रोए रोए के बेहाल होई जावत। मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर जलंधर ब्राह्मणों के टोले की तरफ दौड़े ताकि कोई चिट्ठी ठीक से पढ़कर सुना दे। वास्तव में हुआ ये कि नई नई शादी हुई थी। बिसराम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र के किसी अन्य युवक ने एक बार प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दी थी, जिसे मैंने भी थोड़ा रुक रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। उस चिट्ठी के अंत में लिखा था, लिखता हूं खत खून से सियाही ना समझना, मरता हूं तेरी याद में जिंदा ना समझना। यही शायरी सुनकर सुभगिया ने समझा कि उसके पति बिसराम अब जिंदा नहीं है। बाद में जलंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभगिया को चुप कराते हुए राम सूरत पांडे के घर गईं। पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छिपे मर्म का रहस्य खोला। तब जाकर मामला शांत हुआ, अन्यथा सुभगिया के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्ध हस्त अपशकुन के अलावा और कुछ ना बन पाता। तो काफी व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से सही बात बोलने पर भी लोगों को समझ नहीं आती थी, क्योंकि लोग निरक्षर थे। लच्छेदार साहित्यिक भाषा को वे समझ ना सके और कुछ का कुछ समझ बैठे। सन 1957 का ये वर्ष भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बहुत चर्चा में था। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था तथा दूसरी सन 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ। जिस समय आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी, उस समय बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर एक छोटा बरगद का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे जाड़ों में प्रतिदिन चैला जलाकर कौड़ा तापा जाता था। गांव के पास के जंगल से रोज पलाश के हरे पेड़ों की डालियां काटकर उन्हें टांगा से चीरा लगाकर चैला बनाया जाता था। पलाश का औदा यानी कि कच्चा चैला बड़ी तेजी से जलता था तथा जलते समय उसमें से पतले पलाश के रूप में एक तरल पदार्थ पिघलने लगता जो आग में घी की तरह काम करता था। तो ये ब्यौरा है कि अमूमन हमारे यहाँ पर आम की लकड़ियां होती हैं, आम के पेड़ हैं,
तो सूख कर जो लकड़ियां गिरती हैं उसको बटोर कर एक जगह रख दिया जाता है, लेकिन बरसात में वो सील जाती हैं और यदि जाड़ों में उन्हें जलाया जाए तो सीलन की वजह से एक तो वो जलती बहुत मुश्किल से हैं और धुआं बहुत कर देती हैं, जिससे उनको जलाने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर जो विवरण है वह ये है कि पलाश, जिसे हम अमलताश भी कहते हैं, कि पेड़ की जो पतली डंडियां होती हैं यदि उसमें चीरा लगाकर एक जिसे पेड़ का दूध या तरल जो होता है वृक्ष का वो निकलता है और वो घी की तरह काम करता है, जिससे लकड़ियों को जलने में सुविधा वो प्रदान करता है। इस चीज का यहाँ पर जिक्र है। जल्दी जल्दी पढ़ने की वजह से हो सकता है कि चीजें कई बार आप लोगों से मिस हो जाएं, इसलिए मैं रुक रुक कर कई बार व्याख्या कर देती हूँ, जिसकी वजह से कभी कभी एपिसोड्स की लेंथ जरूर बढ़ जाया करती है। लेकिन जहां मुझे जरूरी लगता है मैं वहां व्याख्या अवश्य करती हूँ। पलाश के जलने की प्रक्रिया को देखकर दलित बच्चे एक पंक्ति का एक गाना बार बार गाते रहते थे, जो इस प्रकार था: औदा कांचा जरे पराशा, औदा कांचा जरे पराशा। इस कौड़े के चारों तरफ गोल चक्कर में मेरे पिता के सारे अन्य भाई तथा दलित बस्ती के अनेक लोग बैठकर आग तापते थे तथा वहीं घंटों गांजा का दौर चलता रहता था। वही मेरी पुरानी रस्सी की गांठ जला जलाकर गांजे के चिलम में भरना भी जारी रहती थी। रात का खाना खाने के बाद गांव के करीब दर्जन भर प्रमुख ब्राह्मण रोज हमारे घर के सामने उस जलते हुए कौड़े के चारों तरफ बैठ जाते और वे चुनाव पर चर्चा शुरू कर देते। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हमारे गांव के ब्राह्मण भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि हमारे सबसे बड़े चाचा 12 गांवा के चौधरी हैं, इसलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट डालेंगे। ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पांडे थे। उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का जत्था चुनाव संपन्न होने के एक दिन पहले तक प्रचार के दौरान रोज उसी कौड़े पर आकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा करता था। तो ये है कि सामाजिक जीवन में राजनीति का जो दखल है उसकी चर्चा भरपूर मुर्दैया में की गई है और यही बात इसे बहुत अनूठा या यूनिक बना देती है। ये इसका अल्टीमेट सेलिंग फीचर है कि किस प्रकार भेदभाव या सामाजिकता और राजनीतिक समझ की भी यहाँ पर चर्चा होती है कि परिवारों में किस तरह भेदभाव होता है और सामाजिक स्तर पर किस तरह का भेदभाव होता है और राजनीतिक स्तर पर किस तरह का भेदभाव होता है। तो ये कई लेयर्स को उजागर करती है, उसे आपके सामने प्रस्तुत करती है। इसमें वेदना तो है ही, उसके साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक शास्त्र की समझ भी बखूबी है। कई तरह के लेयर्स इसमें हैं, इसलिए इसे हो सकता है एक बार सुनने पर समझ में ना आए। मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा तो मेरे को जो पहली फीलिंग आई वो थी कि खासी नीरस आत्मकथा लगी मुझे। लेकिन जब मैंने इसको दोबारा पढ़ा इन प्रसंगों को, और आपके सामने तकरीबन तीसरी बार मैं इसका पाठन कर रही हूं, तो तब ये मुझे और ज्यादा समझ में आती गई। और ये जो लेयरिंग्स थी जिनको समझना इतना भी आसान नहीं होता, कई बार पाठन के बाद ही आपके सामने परत दर परत खुलती है मुर्दैया। एक बार में तो पाठन में शायद ये उतनी समझ में भी ना आए। तो इसलिए मैं व्याख्या करने के लिए हर अंश की व्याख्या कर सकती हूँ, लेकिन जो मोटे तौर पर समझाने लायक है मैं उसी की कर रही हूँ। अगर हर अंश की मैं व्याख्या करने यहाँ पर लगूं तो ये आत्मकथा ना जाने कब समाप्त हो। हाँ जी, उस समय हमारे जिले आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जोर था तथा अधिकतर दलित कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट देते थे। तो ये उस दौर की बात हो रही है जब कम्युनिस्ट आंदोलन जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था और लोग जो है उससे खासे प्रभावित हो रहे थे, मार्क्सवाद से प्रभावित हो रहे थे, सामाजिक चेतना उनमें आने लगी थी। मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक होने के कारण हमेशा पूर्वोक्त बाबा हरदास से पूछकर धार्मिक उम्मीदवारों को ही वोट देते थे। मुन्नर चाचा जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और वे कांग्रेस को तथा घर गांव के अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था
कि उसके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोपड़ी था और गांव के दलित अधिकतर झोपड़ियों में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपनत्व की अनुभूति होती थी। तो चुनाव चिन्ह में भी राजनीति हुआ करती है, किस तरह लोगों को रिझाना है। बहुत सोच समझकर कोई भी पार्टी अपना चुनाव चिन्ह रखती है। पिछले दिनों 2019 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान एक पोस्ट खासी चर्चा में थी। उसमें लिखा था कि बसपा को वोट करें, चुनाव चिन्ह कमल। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था। लोगों को पता है बसपा और चुनाव चिन्ह कमल पे वोट लगाना है बसपा के लिए, तो ये मिसगाइड। हालांकि लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जितना सरकारें समझ लिया करती हैं। उनमें पोथियों का ज्ञान भले ही ना हो, मगर सहज ज्ञान हमेशा रहता है। तो जिस तरीके से ये राजनीति होती है चुनाव चिन्हों को लेकर भी, इसे भी समझना चाहिए। और 2019 का इलेक्शन तो हमारे आंखों के सामने हुआ है। इस तरह की पोस्ट जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, क्योंकि फेसबुक पर ये हजारों की सैकड़ों की तादाद में शेयर थी, मैंने देखा था। मुन्नर चाचा गांव के पश्चिम में स्थित अमठा गांव के मुरली सिंह नाम के एक क्षत्रिय के यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। मुरली सिंह अमठा के मुखिया थे तथा उनके वहां गांजा बिकता था। अतः मुन्नर चाचा की इसी कारण उनसे काफी दोस्ती हो गई थी। अमठा के एक वकील थे जो रोज आजमगढ़ करीब 18 मील दूर साइकिल से कचहरी आते जाते थे। वे शहर से गांव की उड़ती उड़ती खबरें लाया करते थे। मुन्नर चाचा मुरली सिंह की गांजा दोस्ती के परिणाम स्वरूप उनके माध्यम से काफी खबरें लेकर आते और रात में कौड़ा तापते समय सबको बताते। गांव के ब्राह्मण भी उनसे ही कई खबरों को जान पाते थे। तो ये एक रोचक तथ्य है। 1857 का विद्रोह, मंगल पांडे भी जो है वो नाम भूल गई, जो वाल्मीकि समुदाय से थे, चमार, उनकी वजह से जान पाए कि सुअर और गाय की चर्बी को मिलाकर कारतूस तैयार किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस बात की पुष्टि होती है कि लोगों का जो खुफिया तंत्र होता है दलित बस्तियों का, वो कितना पुख्ता होता है। कौड़ा के पास चुनाव के गांव के ब्राह्मण भी उनसे ही कई खबरों को जान पाते थे। अतः मुन्नर चाचा हमारी बस्ती के असली राजनेता बन गए थे। राजनीति में सभी उनका लोहा मानते थे। कौड़ा के पास चुनाव के दौरान ब्राह्मणों के साथ गांजा की महफिल जमी रहती थी और मैं रस्सी की गांठ जलाते उनकी सारी बातें ध्यान लगाकर सुनता रहता था। दूसरे दिन ही सारी बातें स्कूल जाकर अन्य बच्चों को बताता था। बच्चे मुझसे कहते, ये बड़ा गप्पी हुए। ऐसे ही एक दिन मुन्नर चाचा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख कर आए हैं कि अब भारत में समूही खेती हुई, उहर सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोली है, आ 5 साल में एक बेर योजना बनाई है। पहले हकबट हुई फिर चकबट। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खास करके समूही खेती। वर्षों बाद जब हाई स्कूल में गया तो समूही खेती का भेद सामूहिक खेती के रूप में समझ पाया। किंतु उस समय हकबट और चकबट तथा सब कमाई सब खाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया था, तथा यह भी कि यह सब रूस की देन है। यह मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना थी जब मैं जाने या अनजाने में समाजवाद या सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र में प्रभावित हुआ था। मेरे पिताजी प्रायः कहा करते थे कि अधपेटवा खाना बिरही बोल किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले वातावरण में हकबट तथा सभी कमाए सभी खाएंगे इतना ज्यादा मेरे दिल को छू गया था कि मैं आने वाली सारी जिंदगी में समाजवाद तथा सोवियत संघ का अंधभक्त बना रहा। तो अंधभक्त शब्द सुनकर इस की कई तरीके से व्याख्या हो सकती है, इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। पहले तो हो सकता है कि बाद में तुलसीराम जी को ये लगा हो कि उन्होंने गलती करी समाजवाद का अंधभक्त होकर। दूसरी व्याख्या ये हो सकती है कि समाजवाद के मूल रूप में परिवर्तन होने के साथ ही
उन्हें भी अपना चुनाव गलत लगने लगा हो। शुरू में समाजवाद जिस तरीके से था, बाद में आते 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 वो सारे जो उनके मूल कॉन्सेप्ट्स थे वो मर्ज हो रहे थे दूसरी चीजों में। एक व्याख्या ये भी हो सकती है, और एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि कभी बदलने का विचार उनके मन में आया हो कि अब समाजवाद पहले वाला समाजवाद नहीं रहा, तो यहां से पलायन मुझे करना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा सुचारू राजनीतिक विकल्प न मिलने के कारण उन्होंने ये सोचा हो कि दूसरा भी यदि कोई अच्छा विकल्प नहीं है तो क्यों नहीं समाजवाद में ही बने रहा जाए। तो ये अंधभक्त की कई तरीके से व्याख्या हो सकती है, इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। आपके पास भी कोई व्याख्या हो तो हमें जरूर बताएं। आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि आगे हर चीज की व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी ताकि सामाजिक लेयर्स को समझा जा सके। और यहाँ पर सिर्फ सामाजिक लेयर से डिस्कस नहीं है, राजनीतिक लेयर भी डिस्कस है और पारिवारिक लेयर भी डिस्कस है, वेदना की लेयर्स भी डिस्कस हैं और जातिवाद के लेयर्स भी डिस्कस हैं। तो हर चीज के ऊपर उनका अलग 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 फोकस है। एक टाइम में वे एक ही चीज के ऊपर फोकस रखते हैं और उसको अच्छे से उसकी लेयरिंग्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं मुर्दैया में तुलसी राम जी। तो ये एपिसोड तो यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।